भनक लगी तो उनकी ये चोरी पकड़ी जा सकती है, पूरा मामला खुल सकता है। तो उससे बचने के लिए तरह तरह के पैंतरे भी अपनाएं। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। रकम ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों ने सबूत डिलीट भी करने की कोशिश की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच तेज हो गई है। बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मोबाइल से अहम सबूत डिलीट किए और कार्रवाई का अंदेशा होते ही रकम ठिकाने लगाने की कोशिश शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक कई आरोपियों ने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट किया, अन्य डेटा मिटा दिया। कुछ मोबाइल फोन फॉर्मेट किए जाने की भी बात सामने आ रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जांच का अहम आधार बनाया है। सबसे बड़ा खुलासा आरोपियों की संपत्ति को लेकर है। एसआईटी जांच में कई संदिग्धों की आर्थिक हैसियत में भारी बढ़ोतरी की बात सामने आई है। किसी की हैसियत 50 गुना तो किसी की 100 गुना तक बढ़ने की जांच की जा रही है। इन लोगों के पास जमीन, प्लॉट, होटल जैसे निर्माण और संदिग्ध संपत्तियां भी अब जांच के दायरे में हैं। बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं चंदा चोरी पर। हम आपको एक एक कर डिटेल समझाते हैं कि कैसे आरोपियों ने बचने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाए हैं। चढ़ावा चोरी का सबूत मिटाने की कोशिश इन आरोपियों ने की। जैसे इनको भनक लगी कि अब जांच हो सकती है, आरोपियों ने सबसे पहले तो अपने अपने मोबाइल डेटा को डिलीट कर दिया ताकि एजेंसियों को कोई जानकारी ना लगे, इनके चैट सामने ना आए। और इसीलिए जो रकम थी चोरी की उसको भी ठिकाने लगाने की कोशिश इन लोगों ने शुरू कर दी। इन आरोपियों ने पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप चैट्स और फोन का बाकी का डेटा मिटा दिया है, जिसमें लेन देन के ट्रांजैक्शंस मौजूद रहे हो, रिकॉर्ड्स मौजूद रहे हो और कुछ मोबाइल फोन को पूरी तरह फॉर्मेट कर दिया। देखिए, खबर सामने आने के बाद तुरंत ऐसा नहीं है कि इनसे पूछताछ शुरू हो गई थी, तो कुछ वक्त था इन लोगों के पास और ऐसे में फोन भी फॉर्मेट कर दिया, ये सोच के कि शायद जांच एजेंसियों के हाथ फोन से कोई डेटा ना लगे। जाहिर सी बात है, ये नेटवर्क था पूरा, ये लोग आपस में मिले हुए थे और अगर चंदा चोरी कर रहे हैं तो बराबरी की मांग करेंगे, हिस्सेदारी की मांग होगी। सारी बातचीत जो है व्हाट्सएप पे होती थी, फोन कॉल्स के जरिए होती थी, फोन में इससे जुड़े कई सबूत थे। तो ऐसे में पूरा डेटा मिटाने के लिए इन लोगों ने ये पैंतरे आजमाए। लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। हमारे संवाददाता टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स विनोद मिश्रा और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए एक बात ये बताइए कि जैसे जैसे जांच में खुलासा हो रहा है, चौंकाने वाले बात तो सामने आ ही रहे। इन आरोपियों के पास कुछ वक्त था जब तक एजेंसीज इनके पास पहुंचती, हत्थे चढ़ते, ऐसे में क्या क्या पैंतरे आजमाए इन्होंने बचने के लिए? देखिए, जैसे से कह रहा है कि जैसे इनको भनक लगी कि इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है और एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, लिहाजा इन्होंने सबसे पहले अपने मोबाइल को जो डेटा थे उसे डिलीट किए। जो पुलिस है उसका कहना है कि बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने अपने पूरे मोबाइल को फॉर्मेट किया हुआ है, यानी कि पूरे डेटा को उन्होंने जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है ताकि उसको रिट्रीव न कर सके, इसके लिए फॉर्मेट तक किया है। तो ये एक बड़ी तैयारी थी इनकी कि जो डेटा उसके मोबाइल में है, जो व्हाट्सएप चैट्स है उसको डिलीट किया गया है। कुछ लोगों ने अपने बाकायदा जो मोबाइल को है फॉर्मेट तक कराया है। ये तैयारी थी इनकी बचने के लिए। इसके अलावा जो मंदिर में सबूत मिल सकते थे एसआईटी को, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी डिलीट किया गया है। तो ये एविडेंसेस के साथ उसे डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश जो है वो हुई है और कम से कम जांच एजेंसियों को इस बारे में शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज एजेंसीज के लोग जो है वो इनके घरों पर गए, वहां पे छापेमारी की, लंबी देर कई घंटों तक रेड्स हुई इनके घरों पे। तो अब जरूरत है एविडेंसेस की, उनकी तलाशी की जा रही है ताकि कुछ एविडेंसेस मिले जिनसे इनके आरोप को पुष्टि किया सके। तो उसके लिए एजेंसी जांच कर रही है। उम्मीद ये भी है कि कल इनको शुरुआती जांच में इन कुछ दिनों में इनमें से कुछ आरोपियों की प्रॉपर्टीज में बड़ा इजाफा देखा गया। किसी का 50% इजाफा तो किसी के 100% जो आमदनी होती है, आय होती है, या जो उनकी प्रॉपर्टी रही उससे 100 गुना ज्यादा उनके पास अचानक हो गया है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, रकम बंटवारे को लेकर इन लोगों में आपसी विवाद हुआ। सोर्सेज से जो खबर आ रही है कि इस आपसी विवाद के बाद ही इनके खेल का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि चोरी की रकम इतनी ज्यादा थी कि हर कोई उसको चुराने में अपनी भूमिका ज्यादा बता रहा था और फिर रकम से बड़ा हिस्सा मांग रहा था। इसी को लेकर जन्मे विवाद के बाद ये पूरी पोल पट्टी धीरे धीरे खुलने लगी और इसकी भनक वहां तक लग गई जहां इन्हें लग रहा था कि नहीं पहुंचेगी। जानकारी जैसे जैसे बाहर आई
एक एक का कच्चा चिट्ठा सामने आया और जांच अभी भी जारी है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे कि आखिर चढ़ावा चोरी का पूरा खेल कैसे खुला। चढ़ावा चोरी के बाद दरअसल बंटवारे को लेकर कलह इन लोगों में शुरू हो गई। चढ़ावा चोरी करने वालों के बीच में कलह शुरू हुई और कौन ज्यादा रकम लेगा इसे लेकर इन लोगों में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। तो धीरे धीरे सभी के बीच आपसी विवाद बढ़ने लगा। असंतुष्ट आरोपियों ने चोरी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, अपने करीबियों को बताना शुरू कर दिया कि उसमें इनकी भूमिका इतनी थी, इसके बावजूद हिस्सा कम मिल रहा है। वहीं चोरी की खबरें सार्वजनिक मंच पर आने लगी और धीरे धीरे पूरे चढ़ावा चोरी नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया, पर्दाफाश हो गया। और फिर अब ये खबर सबके सामने है कि कैसे इसमें इतने सारे आरोपी इन्वॉल्व थे। देखिए, हिरासत में, गिरफ्त में भले ही अभी 8 हैं, लेकिन ये 8 नहीं है जो चोरी के इस कारनामे में शामिल थे। और भी कई बड़े चेहरे, कई छोटे नाम शामिल हो सकते हैं जो जांच के दायरे में आ सकते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, एक और अपडेट जो ये आ रहा है कि मामले का खुलासा ही ऐसे हुआ कि बड़े शान से ये लोग कह रहे थे कि मेरा रोल ज्यादा है चोरी करने में, तो मुझे रकम ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, सोर्सेस का दावा है कि ये जो 8 लोग थे, इनमें से 6 लोग खास तौर पर जो चोरी को अंजाम देते थे, जो पैसे निकालते थे, जिनके हिस्से में डोनेशन को चोरी करना था, वो अपना हिस्सा ज्यादा मांगते थे। जबकि टिन्नू यादव जो इस पूरे गैंग का एक तरह से सरगना कह सकते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी ज्यादा मांगता था। और ये इसीलिए एक करीब 2-2.5 साल से ये पूरा गेम चल रहा था इनका। लेकिन फ्रैक्शन तब शुरू हुआ जब अपने हिस्सेदारी जो बढ़ाने की बात होने लगी, क्योंकि भूमिका कैसी थी और उस हिसाब से वो अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाने की बात करने लगा। और इसी को लेकर जो है इनके बीच थोड़ी कहासुनी भी कई मौके पे हुई है। और शायद यहीं से ये खबरें जो है, इन्हीं में से किसी ने कहीं बातें कही और ये धीरे धीरे लीक होनी शुरू हुई। तो जो ट्रस्ट को शुरुआती दौर में पता चला था, वो इनमें से ही कुछ लोगों के द्वारा किसी जिक्र करने के बाद ही इस बात का खुलासा हुआ। और उसके बाद से पूरा मामला सामने आया कि शायद कुछ चोरी हो रही है। और उसके बाद ही वो हिडन कैमरे लगाए गए और जिसमें ये चोरी पकड़ी गई। तो ये शुरुआत हिस्सेदारी को बांटने को लेकर हुई है, जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक लंबे समय से ये लोग इस चोरी को अंजाम दे रहे थे, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आते थे। शातिराना तरीका था इनका। शर्म वाली बात यह है कि देखिए, राम के धाम जैसी पुण्य जगह पर भी ये लोग हर लेवल पर एक चोर शामिल था। यानी कि जिसके पास तिजोरी की चाबी है, यानी कि टिन्नू यादव से लेकर उसका भतीजा जो रकम की गिनती करता था, अनुकल्प मिश्रा, या उसके रिश्तेदार, वो बैंक के कर्मचारी, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिनके जिम्मे था कि ये जो रकम है वो जमा करें। हर लेवल पर एक एक चोर बैठा था, सोचिए। और ऐसे में अब ये लड़ रहे हैं कि हमने ज्यादा रोल निभाया है, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आखिरकार इनका ये खेल जो है, इसका भंडाफोड़ हो गया, इसका खुलासा हुआ और सब सलाखों के पीछे है। लेकिन जांच अभी भी जारी है। वहीं पुलिस को आरोपियों के घर से कुछ कागजात भी मिले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अनुकल्प और रमाशंकर मिश्रा के घर से कागजात जब्त किए गए हैं। ये कैसे कागजात हैं, इसमें क्या डेटा है, ये भी अभी सामने आएगी बात। पुलिस इन दस्तावेजों का मिलान जो है वो बैंक खातों के डिटेल से करेगी, ताकि ये पता लग सके कि उनके माध्यम से किस किस को धनराशि मिली है। अब इस पूरे मामले में ट्रस्ट के अन्य कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों की क्या भूमिका रही, जांच एजेंसियां इन दस्तावेजों के आधार पर मनी ट्रेल को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मामले से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अलग अलग स्थानों से भी बरामद किए जा सकते हैं। तो आज देखिए, आपने देखा होगा सुबह से ही पुलिस एक्टिव मोड में है। जितने भी आरोपी हैं, इन सब के ठिकानों पर पुलिस की टीम पहुंची है। अयोध्या से मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अच्छे दिन इन लोगों के खत्म। चोरी का जो माल है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता कहते हैं, और ऐसे में न सिर्फ इन लोगों के घर से रकम बरामद हुई, इनकी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए, बल्कि और भी कई कुछ चौंका देने वाले खुलासे, दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, पुलिस की कोशिश ये है कि अगर ये धन आया तो इसका लेखा जोखा भी होगा, कितना धन आया, कितना इनके खातों में जमा किया गया, क्योंकि कई तरह से इन्वेस्ट किया गया था। किसी ने आईफोन लिया, किसी ने प्लॉट लिया, किसी ने अपना रहन सहन ठीक ठाक किया, गांव में जमीन ली। तो ये सारी चीजें स्थापित करने की कोशिश हो रही है। उसी कड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें धन का लेखा जोखा था वो रमाशंकर के यहाँ से लिया गया है, अनुकल्प के यहाँ से लिया गया है। जो बैंक डिटेल है उससे भी मिलान करके कोशिश की जाएगी कि जो धन आया क्या वो बैंक में जमा हुआ वो एस्टेब्लिश हो सके। उसी कवायद में पुलिस की टीम लगी हुई है। जैसे
जैसा विनोद ने बताया कि जो व्हाट्सएप चैट है वो डिलीट कर दी गई थी, फोन को फॉर्मेट कर दिया गया था। चूंकि पर्याप्त समय था, 5 जून से लेकर जब तक गिरफ्तारी हुई है तब से उनके पास काफी समय था, वो सबूत आसानी से छिपा सकते थे, साक्ष्य को तोड़ा जा सकता था, और वही उसका फायदा इन लोगों ने उठाया है। अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि अपने मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐसी कोई चीज न रहे जिससे पुलिस उसे विवेचना का हिस्सा बनाकर उसे अपने साक्ष्य में बतौर संकलित कर सके। हालांकि पुलिस की टीम कोशिश में लगी है। आज सभी लोगों के यहाँ पुलिस की टीम पहुंची हुई है, लवकेश से लेकर अनकल्प तक, रवाशंकर से लेकर टिन्नू यादव, मनीष यादव तक, हर व्यक्ति के यहाँ पुलिस की टीम गई, वहां से पड़ताल की गई, घर वालों से पूछताछ हुई है, उनसे भी जानकारी हासिल की है। जो इनकम अचानक बढ़ी है इसका लेखा जोखा भी पुलिस की टीम तैयार कर रही है, इसको भी बतौर साक्ष्य पेश किया जाएगा। क्या इनकम के सापेक्ष ये मुमकिन है कि इतना संपत्ति वो बना ले, अचानक रहन सहन में इतना बड़ा बदलाव आ जाए। 18 से 20 हजार की वेतन इन सबको ट्रस्ट की ओर से दिया जाता था, इस वेतन में क्या इतना कुछ कर पाना संभव है, मुमकिन है, ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा क्या ट्रस्ट के कुछ और सुरक्षा कर्मी लोगों के साथ मिले हुए हैं, ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस टीम लगातार कर रही है। इसके लिए घर वालों से भी पूछताछ हुई, क्या ट्रस्ट से जुड़े कुछ अन्य लोगों का दायरा, जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, तो उतनी चौंकाने वाले खुलासे होते चले जा रहे हैं। मनीष, नजर बनाए रखिएगा। इधर चंपत राय को चोरी के बारे में पता था, सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं। नजदीकी विपिन ने चंपत राय को जानकारी दी थी। रत्नेश सिंह नाम के एक शख्स ने चोरी के बारे में चंपत राय को बताया। चंपत राय ने विपिन की नौकरी LNT में लगवाई थी। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, ट्रस्ट के निवर्तमान सचिव चंपत राय को ट्रस्ट में हो रही गड़बड़ी की जानकारी लग गई थी। ट्रस्ट के कर्मचारी अकेले महिपाल और दीनानाथ ने ही नहीं, बल्कि चंपत राय के नजदीकी और विहिप से जुड़ रहे रत्नेश सिंह ने भी गड़बड़ी को लेकर आगाह किया। इसके अलावा चंपत राय के नजदीकी विपिन ने उनको इसके बारे में जानकारी दी और कार्रवाई करने के लिए कहा। चंपत राय ने विपिन को बाद में LNT में जॉब दिलवा दी थी। चंपत राय इन शिकायतों पर कह दिया करते थे कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो राम जी उसको देखेंगे। तो इसीलिए चंपत राय के रोल को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पहले ये बात सामने आई, चंपत राय का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं भी है, हालांकि ये भी अभी जांच का विषय है, तो उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन करीबी जानकारी दे रहे हैं, तो राम के नाम कैसे छोड़ सकते हैं आप उस पूरी बात को, वारदात को, जहां चंदे की, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इतनी बड़ी चोरी हो रही है, लाखों लाख रुपए उड़ा लिए जा रहे हैं दान पेटी से। मनीष लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं चंपत राय के भी रोल को कि सब मालूम होने के बावजूद अगर आंख बंद कर लिया तो गुनहगार तो वो भी होते हैं। देखिए, बिल्कुल लापरवाही का उतना ही जिम्मा होता है। जब महिपाल जानकारी दे रहे हैं, दीनानाथ ने शिकायत की कि गड़बड़ी चल रही है और गड़बड़ी पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। विहिप से जुड़े हुए रत्नेश सिंह और चंपत राय के नजदीकी भी हैं, उन्होंने भी आगाह किया कि यहाँ पर ये जो चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। चढ़ावा चोरी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो असामान्य हैं, जितना चढ़ावा आ रहा है उतना बैंक में जमा नहीं हो रहा। ये खुलकर रत्नेश सिंह ने बोला, चंपत राय को जानकारी दी। इसके अलावा विपिन सिंह एक शख्स थे, वो भी चंपत राय के करीबियों में शामिल थे और बाद में LNT में वो उन्होंने जॉब भी चंपत राय ने दिलवाई। लेकिन बावजूद इसके, इन सभी लोगों के सुझाव पर, इन सभी लोगों के आगाह करने पर भी चंपत राय ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे ये चीजें रुक पाती। वो लगातार कहते रहे कि जो राम के धन में चोरी करेगा उसकी सजा भी प्रभु श्री राम देंगे। वो आश्वस्त थे कि कहीं कोई गड़बड़ी शायद नहीं चल रही है जिसके चलते उन्होंने कार्रवाई नहीं ली, या फिर वो लापरवाह बने रहे। कारण दो में से कोई एक होगा। हालांकि जांच में वो सारी चीजें भी साफ आएंगी। जो SIT की फाइनल रिपोर्ट होगी उसमें इन सारे पहलुओं पर मुमकिन है कि SIT बात करे, पॉइंट आउट करे। हालांकि इतना तय है कि लगातार बताने की कोशिश हो रही थी, लगातार ध्यान दिलवाया जा रहा था कि ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं, इन पर फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाए ताकि ये चीजें रुक सके। ट्रस्ट के महासचिव थे और अगर ट्रस्ट का सबसे बड़ा नाम ही जो है वो इन चोरी के आरोपों पर एक्शन नहीं लेता तो फिर कौन लेता? और इसीलिए आज सारे के सारे इस खेल के खिलाड़ी माने जा रहे हैं। बने रहेगा मनीष। देखिए, टिन्नू यादव से जुड़े 30 लोग रडार पर आ गए हैं। इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी चोरी इन लोगों ने की है। नेटवर्क भी उतना ही बड़ा है। SIT के रडार पर टिन्नू के नेटवर्क के अब 30 लोग आ गए हैं। SIT जांच में कई संदिग्धों की आर्थिक हैसियत में भारी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। SIT के जो ऑफिसर्स हैं वो हैरान सवाल पूछ रहे हैं। जिसके पास 100 रुपया था उसके पास सोचिए उसका 100 गुना ज्यादा, यानी हजार रुपए हो गया होगा। तो अगर ये इनकी प्रॉपर्टी से आप मल्टीप्लाई करें, जिसके पास एक घर था वो आज कई रेस्टोरेंट, कई जमीन, कई प्लॉटों का मालिक बना हुआ है।
किसी की संपत्ति 50 गुना बढ़ गई, किसी की 100 गुना बढ़ गई है। जमीन, प्लॉट, होटल जैसे निर्माण हो रहे हैं। संदिग्ध संपत्तियां फिलहाल जांच के दायरे में हैं और संदिग्ध ये जो दस्तावेज है पाए जाएंगे चोरी की रकम से खरीदा गया है तो फिर उसे सीज भी किया जा सकता है। मनीष, टिन्नू यादव, ये नाम डे 1 से बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है और टिन्नू यादव से जुड़े लोग, अब सोचिए सिर्फ उसका भतीजा नहीं, अब तो इस पूरे मामले में उसके 30 लोग जो हैं वो रडार पर हैं। देखिए, ट्रस्ट में 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं और टिन्नू यादव का रसूख था कि उसने बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी दिलवाई थी और जो नौकरी दिलवाता है उसके प्रति उसकी आस्था भी होती है और यही वजह है कि टिन्नू यादव का कर्मचारियों में दखल बहुत था। टिन्नू यादव को कोई कहीं जाने से रोकता नहीं था। एक तो चंपत राय की नजदीकी, दूसरा अपने आप कुछ लोगों को काम पर रखना, तो ऐसे में एक प्रभाव बन गया था, रसूख बन गया था टिन्नू यादव का। और उसी रसूख का फायदा टिन्नू यादव ने उठाया अपने भतीजे की मदद से, जो कि कैशियर था, जो कि हुंडी काउंटिंग का काम करता था और खुद वीआईपी जिम्मा संभालने के रसूख की बदौलत उसने पूरा एक गठजोड़ बना रखा था और जिस गठजोड़ के जरिए ही ये सारी अवैध चीजें की जा रही थी। और अब पुलिस की पकड़ में टिन्नू यादव है। पूछताछ आज टिन्नू यादव के परिजनों से भी हुई है। टिन्नू यादव के घर पर पुलिस पहुंची, हालांकि मनीष के घर पर कोई मिला नहीं, उसके परिजन नदारद थे, लेकिन जो है पूछताछ के दायरे में उनको भी लाया जाएगा। मनीष की इनकम कैसे बढ़ी, कहां पैसा इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि जो जानकारी मिली है टिन्नू यादव ने अपना पैसा कई सारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया है, कई सारी जमीनों में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। अपना घर भले छोटा रखा हो टिन्नू यादव ने, एक हॉस्टल और एक घर जो बहुत सामान्य से हैं। शायद टिन्नू यादव को इतना अंदाजा था कि अचानक अगर धन दिखेगा तो सबके रडार पर वो आएगा, इसीलिए उसने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया था जिससे जानकारी ज्यादा उससे जुड़ती हुई प्रतीत न हो, जिससे ये न लगे कि टिन्नू की आर्थिक सेहत अचानक बढ़ गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन हाथ उससे ज्यादा लंबे होते हैं, इस बात का एहसास टिन्नू यादव को अब हो गया होगा। धन्यवाद मनीष पूरी जानकारी के लिए।